मेरा नाम हीर है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे बाबा मौलवी थे और माँ घरेलू औरत थी जो हमेशा पर्दे में रहती थी। हमारे घर पर्दे पर बहुत सख्ती की जाती थी। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे 10वीं तक पढ़ाया था, वह भी पर्दे में रहकर। मेरी सब सहेलियाँ मेरी मजाक उड़ाती और मुझे अजीब नज़र से देखती। कोई मेरे साथ ना बैठता था। मैं माँ से लड़ती और उनको कहती कि मैं पर्दा नहीं करूँगी। एक रोज़ बाबा ने मेरी ये बात सुन ली और इस रोज़ से बाबा ने मुझे घर पर बैठा लिया। मैं हर वक्त अब घर से बाहर जाने के बहाने तलाश करती। एक रोज़ मैं माँ से इजाज़त लेकर अपनी सहेली के घर चली गई जो पास में ही थी। जैसे ही मैं इसके घर दाखिल हुई, सहेली की तमाम फैमिली बैठी टीवी देख रही थी, जहाँ बहुत अच्छी फिल्म चल रही थी। मैंने इस रोज़ से पहले कभी टीवी नहीं देखा था। मैं इस हीरोइन को बहुत गौर से देख रही थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अपनी सहेली से मिली और फिल्म देखने बैठ गई। मैं फिल्म देखने में इतनी मग्न थी कि कब दिन से शाम हो गई मुझे पता ही न चला। 3 घंटे की फिल्म ने मुझे अंधा कर दिया था। जब शाम का वक्त हुआ तो मैं सहेली से फिर आने का कहकर घर जाने की इजाज़त ली। घर पहुंची तो बाबा घर पर ही मौजूद थे और मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं इतनी देर से वापस क्यों आई हूँ। मगर मैंने अपने बाबा की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दिया और कमरे में चली गई। माँ गुस्से से मेरे पीछे आई और कहने लगी, ये क्या तरीका है? तुम अपने बाप से बात करने की भी तमीज़ भूल गई हो क्या? मैं माँ की बात पर चिल्ला उठी और कहने लगी कि क्या सुकून से जीने की सांस भी लेने का हक नहीं है मुझे? पढ़ाई तो आपने मेरी छुड़वा ही दी है, अब तो मेरी जान छोड़ दो। मैं बिल्कुल बावली हो चुकी थी। मेरी माँ पकड़ कर बैठ गई। वे तो हैरान थी मेरे इस लहजे पर, क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस तरीके से इस अंदाज में बात नहीं की थी। माँ मुझे कहने लगी कि अपने बाप की नरमी का फ़ायदा मत उठाओ। जिस दिन वह अपने आपे से बाहर हो गए तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगी। मैं माँ की बात पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि पहले कौन सा सुकून से सांस लेने का हक है जो अब बोलने का हक भी छीनना चाहते हैं आप लोग। मेरी माँ मुझे अफसोस से देखती ही कमरे से बाहर चली गई, मगर मैं खुश थी कि आज मैं एक नई जिंदगी जी कर आई थी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मैंने आज सुकून से पूरी फिल्म देखी है, अपनी ज़िंदगी से कुछ हटके किया। अब मैं अगला प्लान सोचने लगी थी कि कब मैं दोबारा अपनी सहेली की तरफ जाऊं और वहां हम दोनों बैठकर फिल्म देखें। फिल्म की हीरोइन मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं खुद को इसकी जगह रखकर सोचने लगी। मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं भी एक हीरोइन होती और फिल्मों में काम करती, कितने पैसे कमाती और रंग बिरंगे कपड़े पहनती। वे हीरोइन बहुत खूबसूरत लग रही थी। ना जाने उसने चेहरे पर क्या क्या लगा रखा था। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा। मेरा रंग पीला जर्द था और होठ सफ़ेद थे। मुझे खुद को देखकर घिन आने लगी। मेरे बालों पर बहुत सारा तेल लगा हुआ था। मैंने जल्दी से अपना मुंह खोला और बाहर अपना सर धोने चली गई। बाबा ने जब मुझे नंगे सर देखा तो वे आग बबूला होने लगे और माँ को कहने लगे, इसको कुछ सिखाओ, बाप के सामने नंगे सर नहीं आते। मुझे सबसे चिढ़ होने लगी थी। आखिर बाबा को मसला क्या था? ना जाने क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। आखिर क्यों मैं बाबा के सामने आई थी? कोई गैर मर्द तो नहीं था जो बाबा इतना गुस्सा कर रहे थे। मैं बोलती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ रोज़ बाद दोबारा मैं माँ से जिद करके अपनी सहेली की तरफ गई, मगर इस बार माँ ने मुझे खास कह कर भेजा कि जल्द से जल्द वापस आ जाना। मैंने भी माँ से वादा किया और अपनी सहेली की तरफ चली गई। हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, साथ एक नई फिल्म देख रहे थे। मेरे दिल में आई ख्वाहिश अपनी सहेली के साथ कह दी। मैंने अपनी सहेली को कहा, जिसका नाम परी था। मैंने बोला कि परी, मेरा भी दिल करता है कि काश मैं भी हीरोइन होती। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर तेजी से हंसने लगी। कहने लगी कि हीरोइन की शक्ल तुम्हारे जैसी नहीं होती। मैं अपनी सहेली की बात पर गमज़दा हो गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर मैं खुद को बदल लूँ तो क्या मैं एक हीरोइन जैसी लग सकती हूँ? वह गौर से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हें बहुत शौक है क्या हीरोइन बनने का? मैंने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगी कि मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो फिल्मों में काम दिलवा सकता है। क्या तुम फिल्मों में काम कर लोगी? मैं गौर से अपनी सहेली परी को देखने लगी और इससे कहा कि ये मुमकिन है, मगर मेरे बाबा और माँ तो कभी नहीं मानेंगे। परी ने कंधे उचका दिए और कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, इस लड़के से बात कर लूँगी। आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता है। मैंने परी से कहा कि ठीक है, तुम इस लड़के से बात कर लो, बाकी मैं देख लूँगी। मगर मैं क्या कर सकती थी? बाबा ने तो किसी सूरत नहीं मानना था और फिल्मों में काम करना इतना आसान नहीं था।
मैं गमज़दा से घर चली गई और हर वक्त बस यही सोचती रहती कि मैं फ़िल्मों में कैसे काम करूँगी। मगर मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं फ़िल्मों में ज़रूर जाऊँगी और फिर बाकी हीरोइन की तरह टीवी पर भी आऊँगी। कुछ रोज़ गुज़रे कि एक ऐसा वाक़या हुआ, मेरी सहेली परी मेरे घर तशरीफ़ ले आई। मैं इसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह पहली मर्तबा मेरे घर आई थी। इसे मेरे घर का माहौल पसंद नहीं था, तभी वह मेरे घर नहीं आती थी। मैं परी को लिए कमरे में चली गई और इससे पूछा कि खैरियत, आज कैसे मेरे घर का चक्कर लगाना हुआ। तो खुशी से कहने लगी कि समझो कि तुम्हारा ख्वाब सच्चा हो गया। मेरा एक कज़िन अर्जुन फ़िल्मों में काम करता है, बस तुम्हें इसी से मुलाकात करवाना चाहती हूँ। ये बता दो कि किस रोज़ मेरे घर आओगी, मैं अपने कज़िन को बुला लूँगी और तुम इससे मिल लेना और फिर वह तुम्हें फ़िल्मों में काम दिलवा देगा। बाकी तुम्हारा हुस्न देखना, वह सब टीवी चैनल वालों का काम होगा। मैं तो खुशी के मारे उछलने ही लगी थी। परी ने खबर ऐसी सुनाई थी। मैंने परी से वादा किया कि मैं बहुत जल्दी इसके घर चक्कर लगाऊंगी। परी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद इसके माँ बाप शहर से बाहर जा रहे हैं, वे 2-3 दिन वहाँ ही रहेंगे। तुम कुछ इस तरह करो कि अपने बाबा और माँ को मना लो और 2-3 दिन के लिए मेरे घर रुक जाओ। मेरा कज़िन तुम्हें सब सिखा भी देगा और तुम्हें काम भी लगवा देगा। मैंने अपनी सहेली से कहा कि रुकना तो मेरे बस से बाहर है, मगर मैं रोज़ाना तुम्हारे घर आ सकती हूँ। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि मेरी माँ मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि कहाँ जाने की तैयारियां हैं। मैं एकदम से घबरा सी गई कि कहीं माँ ने सारी बात तो नहीं सुन ली। मैंने माँ से कहा कि कहीं नहीं, परी की माँ और बाबा कुछ दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, तो वे घर पर अकेली थी, तो वे कह रही थी कि मेरे घर कुछ रोज़ रहने के लिए आ जाओ। माँ चौंक गई और कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं। परी ने कहा कि माँ बाबा किसी की मौत में जा रहे हैं, मेरा वहाँ क्या काम है, इसलिए मुझे घर छोड़ कर जा रहे हैं। माँ ने कहा कि इसके बाबा बिल्कुल इसको इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वह दिन भर के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी और रात को तुम यहाँ आ जाया करना। हमारे घर कौन सा कोई मर्द है, मेरे लिए तो इतना ही बहुत था। परी के चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी। परी कहने लगी कि बहुत शुक्रिया आंटी, मैं ऐसा ही करूँगी। रात को आपकी तरफ रहने आ जाया करूँगी और दिन भर हीर मेरी तरफ रहने आ जाया करेगी। अब तो सब ठीक हो गया था, मैं बस अपना ख्वाब पूरा होने में एक कदम दूर थी। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी सहेली के घर गई तो वहाँ इसका कज़िन भी आया हुआ था। इसका कज़िन तो बहुत ही अजीब सा था, वह मुझे बहुत अजीब नज़र से देख रहा था। मैंने अभी नकाब भी ना उतारा था। मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि चेहरा तो दिखाओ, फिल्मों में नकाब में काम नहीं मिलेगा, और दोनों हंसने लगे। मैंने जो नकाब उतारा और वही शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन था। मैंने अपना नकाब उतारा तो परी का कज़िन मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिए। मैं एकदम डर गई और कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं हैरानगी से परी के कज़िन को देखने लगी। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था तो वह एकदम हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसे तुम फिल्मों में काम करोगी, पहले खुद में कॉन्फिडेंस तो पैदा करो। और फिर मुझे फिल्मों में काम करना सिखाने लगा। परी के माँ बाप को 3 दिन की जगह 1 हफ्ता वहाँ रहना पड़ गया। इस 1 हफ्ते में मुझे परी का कज़िन बहुत अच्छा लगने लगा। वह मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता, हम दोनों हंसी मजाक करते और वह मुझे बहुत से काम सिखा चुका था। एक दिन मुझे कहने लगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात का शौक़ है। मैंने कहा, मुझे फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक़ है। परी के कज़िन ने मुझे फिल्म में रोल दिलाने का वादा कर लिया, मगर इसने मुझसे एक शर्त रखी कि ये काम करने के लिए तुम्हें मेरे साथ बड़े शहरों में जाना होगा। इसकी बात में मैं एकदम से चौंक गई और पूछा कि यहाँ रहकर काम करना मुमकिन नहीं। तो मेरी बात पर हंसने लगा और कहने लगा कि नहीं, बड़ी फिल्में बड़े शहरों में ही होती हैं, मगर मैं शहर से दूर तो नहीं जा सकती थी। मैंने अमन से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी, मेरे बाबा और माँ तो किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। वे कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं इसकी बात में नज़र झुका गई और हल्का सा सर हाँ में हिला दिया। जिसने कहा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों भाग कर शादी कर लें। ऐसे तो तुम्हारे माँ बाबा ना तो इस रिश्ते के लिए मानेंगे और ना ही फिल्मों के लिए, और तुम यहाँ सारी ज़िंदगी सड़ती रहोगी। और फिर तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारे एक उम्र गुजार जाने के बाद एक बड़े से उम्र के आदमी से तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ऐसा खींचा कि मैं एकदम से घूम गई। मैंने तौबा की और उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसमें हर वक्त हर काम में टोका टाकी लगती रहे।
अगले दिन जाकर मैं अपने घर से कुछ कपड़े छुपा कर परी के घर ले आई। माँ ने मुझसे कई बार पूछा कि शॉपर में क्या है, तो मैं माँ से कहने लगी, इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं। परी के घर को इसके जानने वाली है जिसको कपड़ों की जरूरत है, बस इसी ही देने जा रही हूँ। माँ ने कहा कि तुम्हें काफ़ी रोज़ हो गए हैं परी के घर जाते हुए, आज से विदा लेकर आ जाना, क्योंकि कल से तुम अब इसके घर नहीं जाओगी। मेरे चेहरे पर पसीने आ रहे थे और मैं अपने वजूद के साथ एक आखिरी निगाह अपनी माँ पर डालकर परी के घर चली गई, क्योंकि इसके आगे का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना था। मैंने अमन को बता दिया कि मैं सब सामान तैयार करके ले आई हूँ। माँ ने जो कुछ सोने के कंगन मेरे लिए संभाल कर रखे थे वह भी निकाल रही हूँ, और कुछ पैसे भी मेरे पास मौजूद थे। आगे न जाने कहाँ कहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती। वह मेरी बात पर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आज रात को ही हम यहाँ से भाग जाएंगे, और परी से कहने लगा कि अगर हीर की माँ उससे पूछे तो कह देना कि हीर तो यहाँ पर पहुँची ही नहीं। अमन ने मुझे अपने साथ भागने के लिए कहा तो मैं उसके साथ भाग गई। जाते ही हमने सबसे पहले शादी की। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरे ख्वाब पूरे होने वाले थे। शादी के अगले दिन मुझे एक हवेली में ले गया जहाँ फिल्म की शूटिंग होनी थी। वहाँ पर और भी बहुत सी औरतें थी, मगर मुझे साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पति ने मेरे चेहरे के आगे घूंघट कर रखा था और कहने लगा कि ऐसे ही तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। मैं भी मान गई। इसने मुझे एक कमरे में भेज दिया। पति ने बताया, पहले सीन में तुम दुल्हन बनोगी। मैं स्टेज पर बैठी थी, तभी एक आदमी ने घूंघट उठाया, लेकिन जान निकल गई क्योंकि वह तो मेरा पति नहीं था। मैं एकदम चौंक गई क्योंकि कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और वहाँ कोई दूसरा शख्स भी मौजूद नहीं था। मैंने इस आदमी से पूछा कि मेरा पति कहाँ है, और मैं बिस्तर से उतर के भागने को तैयार थी जब उसने दोबारा से मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे बिस्तर पर फेंका और कहने लगा कि ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। जब घर से भागी थी तब अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया जो अब सती सावित्री बनकर दिखा रही है। मैं आंखों में आंसू लिए उजड़ी हालत में सामने बैठे शख्स को देख रही थी। मैंने इससे पूछा कि मेरा पति कहाँ है, तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ बेच कर ना जाने कहाँ चला गया है। मैंने इससे कहा कि यहाँ तो फिल्म की शूटिंग होती है, तो वह हंसने लगा और कहने लगा, यही समझो कि फिल्म की शूटिंग ही चल रही है। तू मेरी दुल्हन और मैं तेरा दूल्हा हूँ। मैंने इससे पूछा कि कौन सी जगह है ये और मैं कहाँ हूँ, तो कहने लगा ये एक कोठा है और तुम एक तवायफ हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे गाली दी है। तवायफ मेरे नाम के साथ लगा मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। इस रोज़ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं फंस चुकी हूँ और मेरा वजूद दो कौड़ी का कर दिया गया था। मुझे अपनी माँ की वह इंतज़ार भरी आंखें याद आने लगी। बाबा की दूसरी आंखें मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। मैं वहाँ से भागना चाहती थी मगर मेरे पास कोई रास्ता भी मौजूद न था। वह रात मुझे ऐसी ही गुजरी और इस रात के बाद मैं खुद से भी नज़रें ना मिला पाई। मेरा मोहब्बत पर से भरोसा उठ चुका था, मगर जो मैंने अपने माँ बाप के साथ किया मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मुझे हमेशा दुनिया की गलत निगाहों से बचाने की कोशिश की जो मुझे हमेशा पाबंदी और रुकावटें लगती थी। असल में वही मेरी खुशफहमी थी। मैं इस तवायफ खाने पर तकरीबन 3 महीने रही और एक दिन फिर मैं वहाँ से भाग निकली। वे तवायफ खाना जंगलों के बीच में था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं भागती रही इस इंतज़ार में कि शायद कोई रास्ता निकल आए और मैं बच जाऊं, मगर मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मैं किस शहर में आई हूँ। मैं लगातार भाग रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के कदमों की छाप सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा था। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा मेरी रूह कांप गई क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि तवायफ खाने के कुछ खास बंदे थे जो लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने और तेज़ भागना शुरू कर दिया मगर उनकी दौड़ मुझसे ज़्यादा थी और आखिरकार मैं उनके हाथ में आ ही गई। मैं जितना तेज़ भाग रही थी वे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ भाग रहे थे और फिर वह हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे तवायफ खाने में दोबारा वापस ले जाया गया। वहाँ की मालकिन ने मुझे दुबई भेज दिया। मैं हर वक्त रोती रहती थी और अपने माँ बाप को याद करती रहती। एक बात तो मैंने समझ ली थी कि जो दुख मैंने अपने माँ बाप को दिया था इसका खामियाजा मुझे सारी ज़िंदगी भुगतना था। मैं बस अपने माँ बाप से एक मर्तबा मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। दुबई में मैं कई साल रही और फिर एक रोज़ वहाँ एक मेहरबान आदमी आया। वे शायद ये कहना बेहतर होगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई।
मेरी माफ़ी कबूल हो गई। मैंने इस आदमी से हर तरह की गुजारिश की कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं इंडिया की हूँ, वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हूँ। इस शख्स को मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे ख़रीद लिया और फिर ना सिर्फ मेरे साथ इंडिया तक आया बल्कि मेरे घर तक भी मुझे छोड़ने आया। लेकिन घर पहुंचते ही एक और क़यामत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे माँ बापा वह घर छोड़कर जा चुके थे। आखिर रहते भी कैसे इतनी बदनामी के बाद, कोई कैसे वहाँ रह सकता था। मैंने अपनी साथ वाली पड़ोसी से पूछा जो मुझे देखकर काफ़ी हैरान हुई और कहने लगी कि तुम जैसी बेटी ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम्हारे धोखे ने तुम्हारे बाप की ज़िंदगी निकाल ली और तुम्हारी माँ को मजबूरन तुम्हारी नानी के यहाँ जाना पड़ा। इतना सुनना था कि मैं अपने होश खो बैठी। मुझे जब होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी और वही आदमी जो मुझे दुबई से इंडिया लाया था, जो मेरे साथ था, इसने मुझे हौसला दिया कि हम तुम्हारी नानी के यहाँ जाएंगे और तुम्हारी माँ के साथ रहेंगे। उनसे माफ़ी भी मांगना, वे तुम्हें माफ़ कर देंगी। मगर बाबा के जाने का दुख तो मैं किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 2 दिन लगातार अस्पताल रहने के बाद मैं अपनी नानी के यहाँ चली गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, मेरी माँ बाहर आई और मुझे देखते ही चौंक कर हैरानगी से कुछ देर मुझे देखने के बाद उन्होंने गुस्से से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोती चिल्लाती रही और दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी। मैं वहाँ रोते हुए बैठ गई। मेरे साथ आने वाले शख्स ने मुझे बहुत हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी। इसका नाम समीर था। समीर ने मुझे कहा कि माँ जल्द मान जाएंगी, वे तुम्हारी माँ हैं, वे अभी गुस्सा है मगर उतर जाएगा। वह हक रखती हैं गुस्सा करने का, जो उन्होंने तुम्हारे बाद बर्दाश्त किया वह बहुत मुश्किल था। समीर ने मुझसे पूछा कि तुम इस जगह पहुंची कैसे। मैंने उसको सारी कहानी बता दी। इसने कहा कि इसका मतलब है तुम शादीशुदा हो। मैंने समीर को कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि उसने मुझसे शादी भी की थी। मुझे इतना यकीन है कि वह एक ढोंगी इंसान था जिसने शादी भी मुझसे झूठी ही की होगी। समीर ने भी समझदारी से हाँ में जवाब दिया और मुझे लिए वहाँ से चल पड़ा और कुछ दूरी पर एक घर किराए पर लिया जहाँ मुझे रखा। एक कमरे में समीर और दूसरे कमरे में वह रहा करते थे। कुछ दिन गुजारने के बाद समीर घर पर एक मौलवी और कुछ लोगों को साथ ले आया। मैं हैरानगी से समीर को देखने लगी। उसने कहा कि मैं इतना वक्त तुम्हें अपने साथ ऐसे नहीं रख सकता, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने हैरानगी से समीर की तरफ देखा और इससे कहा कि मगर मेरी तो शादी पहले से ही अमन के साथ हो रखी है। समीर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि शादी तब तक नहीं होती जब तक दोनों दिल से राजी ना हो, और इतने साल हो गए तुम मुझसे दूर ही रही हो, इतने में तो शादी टूट जाती है। मेरी मौलवी साहब से बात हो चुकी है, वे हम दोनों की शादी करवाएंगे। समीर ने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने भी शादी के लिए राज़ी हो गई। समीर बहुत अच्छा इंसान था मगर मैं इसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकती थी। मैं एक तवायफ थी और वह इतना अच्छा इंसान था। मैंने समीर से कहा कि समीर, मैं एक तवायफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। तो वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने भी बहुत से गुनाह किए हैं, मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मगर हम दोनों मिलकर अपने गुनाहों को अच्छाई में बदल सकते हैं, हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं इसकी इतनी अच्छाई और इतने बड़े दिल पर हैरान थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खुशी से इससे शादी की और समीर के साथ रहने लगी। कुछ वक्त गुजरे कि समीर मुझे लिए फिर से नानी के यहाँ चला गया और इस मर्तबा वह खुद को आगे लेकर गया और दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, समीर ने उसका दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि माँ, हमें एक मौका तो दें, हमारी बात तो सुन ले। माँ ने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा और हमें घर में आने की जगह दी। मैं घर में जाते ही माँ के सीने से लग कर फूट फूट कर रोने लगी और माँ से कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जो गुनाह हुए हैं वे माफ़ी के काबिल तो नहीं हैं, मगर उस वक्त अंधी हो गई थी। लेकिन जो मैंने गुनाह किया है मुझे उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिली, मैंने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। अब मुझे माफ़ कर दे, मैं सुकून की ज़िंदगी चाहती हूँ, मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने माँ को सब हकीकत बता दी। माँ तो मेरे मुँह से इतनी बड़ी हकीकत सुनकर खूब रोई। माँ ने मुझे कहा कि मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़र के आई हो। माँ ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया और अपने साथ रखने लगी। मगर मैंने माँ को बताया कि समीर ने मुझसे शादी कर ली है, अब मुझे अपना घर भी संभालना है। माँ ने समीर को बहुत प्यार दिया। समीर माँ को बहुत पसंद आए थे। समीर ने माँ से वादा किया कि मैं हीर को आपसे मिलवाता रहूँगा, आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपकी बेटी आपके पास ही रहेगी। मैं हर दूसरे दिन माँ से मिलती, माँ कपड़े सिलाई का काम करती थी तो अक्सर उनके साथ काम भी करवा देती थी। ये सब में समीर ने हमारा बहुत साथ दिया। ये यकीनन एक अच्छा इंसान था। मैं अक्सर समीर और अमन का कंपैरिजन करती तो समीर का पालन हमेशा भारी रहता। मुझे जो सज़ा मिली, मैं सब्र करने के बाद फल मुझे समीर से मिला था, जो मेरी किसी अच्छाई का सिला था। जब हम माँ बाप को दुख दे रहे होते हैं तो इस वक्त हम लोगों को सिर्फ अपना अच्छा नज़र आता है, मगर माँ बाप की खामोशी आसमान तक जाती है और माँ बाप का दिल दुखाने वालों का अंजाम भी वही होता है जो मेरा हुआ। ऊपर वाला सबकी इज्जत को महफूज रखे और हर औलाद को अपने माँ बाप को बात मानने वाला बनाए। धन्यवाद दोस्तों।